नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक। आज हम जानेंगे कि कोई भी हमारे देश में आया, व्यापार करने आया था और उसने हमारे देश पर किस प्रकार से अपना साम्राज्य स्थापित किया। वो कोई और ही व्यक्ति नहीं, वो बेईमान और नीच व्यक्ति अंग्रेज़ थे। चलिए देखते हैं अंग्रेज़ों की कहानी, उनका किसने किसने साथ दिया, किस लालच में साथ दिया, आज मैं आपको बताऊंगा। टू द पॉइंट्स है। चलिए, मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे और उन्होंने क्या किया था, वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। औरंगज़ेब ने आखिरी शक्तिशाली बादशाह था वो, और उसने जब सब कुछ नियंत्रण स्थापित कर लिया और 1707 में जब उसकी मृत्यु हुई तो बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार थे अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। वो तो जब मर गया उसके बाद जो अन्य लोग थे, मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार, वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे। और जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक जो क्षितिज था, अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी, क्योंकि छोटे छोटे थे, अंग्रेजों के पास सभी संसाधन थे, आधुनिक हथियार थे, तो उन्होंने उनके ऊपर स्थापित कर लिया अपना प्रभुत्व देसी रियासतों के ऊपर। तो अंग्रेज भी एक शक्ति उभर कर आ चुका था सामने। सबसे पहले अंग्रेज एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और बाद में एक विशाल समाज के स्वामी बन बैठे अपनी नीची सोच के कारण। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। कैप्टन हडसन का कलाकार आदमी था, उसने क्या किया, बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। आप समझिए, आगे देखिए। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया था, तो विद्रोही ने मुग़ल बादशाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला गया। समझिए, इन्होंने सोचा कि नहीं हमारा देश है कि नहीं, बूढ़े हो गए तो उन्होंने से जैसे योगदान किया नहीं किया, अगर सब कुछ लुटा देते तो बेटे तो नहीं गंवाने पड़ते इनको। ये हमारे इंडियन मेंटालिटी जब तक अपने पे ना आए जब तक किसी की मदद नहीं कर सकते। वाणिज्य एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाए, वही वाणिज्य कहलाता है। यहाँ पे फिल्म बैंक्स हैं, आपके साथ जोड़े बनाने को कहा जा रहा है। जोड़े बना देंगे हम आपके सामने, हमें बनाने में जोड़ा कोई दिक्कत नहीं होती। दीवानी किससे मैच करता है, शेर मैसूर किसे कहते हैं, फौजदारी अदालत क्या है, रानी चन्नम्मा क्या है, सिपाही क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है। समझिए, सबसे पहले जो चीज़ें आपको आती है पहले आप उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी आदत होती है हमेशा। जो चीज़ें आपको आ रही हैं आप पहले उसको मिलाइए, उसके बाद अपनी कहानी आगे बढ़ाने की कोशिश। सिपाही को सिपाही भी कहते हैं, एक सबसे अच्छी बात ये है। फौजदारी अदालत जो होगा वो फौजदारी अदालत से ही मैच करेगा, ये भी आप समझ लीजिए। शेर मैसूर इन्होंने यहाँ पे गलत छापा हुआ है। जो शेर मैसूर होगा, शेर मैसूर टीपू सुल्तानी हो। और दीवानी क्या है, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो मैं आपको सुनाया था शेर मैसूर का, टीपू सुल्तान का। अब जो बचा क्या, रानी चन्नम्मा। अब जो रानी चन्नम्मा, जो अब आपको तीन चीज़ें पहले समझ में आ गई।
तो रानी चन्नम्मा हो गया आपका कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। अब आपका जो बचा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब दीवानी और फौजदारी अदालत आपके सामने बचा है। अब जो दीवानी जो होता था वो क्या हो जाएगा, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार था। अब जो बच गया उसे मिला दो, क्या हो गया, फौजदारी अदालत। ये इज द राइट। ये भाई साहब जिसने भी किया है ये थोड़ा सा सही, ये सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स का ये सही है। रानी चन्नम्मा ये सही है। फौजदारी अदालत ये है। शेर मैसूर ये। दीवानी दिस इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत बता दीजिए अभी, बाद में मुझसे मत कीजिएगा। नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने कालातीत होने का सिद्धांत लागू किया और मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिम भाग में स्थित थी। सही गलत है ये तो कुछ ज़्यादा खास नहीं, आगे देखते हैं। यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, ये बताइए। लोग क्यों आए भारत की ओर, क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। हमारे यहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की मांग थी। हमारे यहाँ इनकी भी मांग है। यहाँ से सस्ती कीमतें पर वस्तुएं खरीद कर उसे महंगे दामों पर बेच देते थे, इससे अधिक मुनाफा मिलता था। ये बात थी, इसलिए लोग आ रहे थे हमारे यहाँ। अब बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद हो गया था कि बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। उनको पसंद नहीं आया कंपनी वालों को, और व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना ही मांगते थे। बिल्कुल सही थे, मांगना चाहिए था कंपनी से, बहुत कुछ मांगते, कम मांगा हमने। उनसे सिक्के डालने का अधिकार भी छीन लिया, ठीक किया। उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोका, बिल्कुल ठीक था। ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, समझिए। अंग्रेजी अफसरों ने उनके लिए अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी थी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया। इसी कारण बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव था। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा, देखिए। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने लगी थी। पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगे हुए थे। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व साधनों पर नियंत्रण मिल गया था, समझिए। मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल 500 दीवान नियुक्त कर दिया। सब नियुक्त कर ही दिया दीवान, तो लूटता तभी तो, ये तो बेवकूफ़ी थी इनकी। अब दीवानी मिलने के बाद कंपनी को ब्रिटिश से सोना लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसी कमाई से कंपनी बाद में सूती रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलो एवं दफ्तरों की लागत उठा सकती थी। कितना गलत डिसीजन था ये। आपने इतने ज़्यादा तेज तर्राक पढ़े लिखे आदमी को मौका दिया और उसने उस मौके का एक ऐसा फ़ायदा उठाया कि साम्राज्य स्थापित कर दिया। दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक ऑफ द मुगल एम्पायर। कहीं भी किसी को इस प्रकार के मौके मत दें, गुलामी सहन करनी पड़े, हमने की। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? कि टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन, लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया था। अच्छा किया था।
टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे। उनकी मदद से उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था और टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी, खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना, कुछ करना जरूरी है। समझो, उनकी नज़र में सब सही, हमारी नज़र में सब गलत था। उनके लिए सुल्तान एक अच्छा आदमी था, अच्छा शासक था। ऐसा ही होना चाहिए था हम सभी को उस समय। सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि की व्यवस्था बताइए। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, सहायक संधि को, उसे अपनी सनाया रखने का अधिकार नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा दे देते थे। अगर भारतीय शासक रकम देने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ये थी सहायक संधि। समझो, हम ही वो लड़वाते थे, सब करवाते थे, और हमारी सेवा करने के बहाने हम कोई लूट ले करते थे। ये थी कंपनी भैया। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन किससे अलग था? भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक एवं राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, लेकिन ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में नई प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई, जैसे गवर्नर, जिनका मुखिया होता था। समझो, 1772 से जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की अंग्रेजों ने। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किया गया। ये अंतर था अंग्रेजों की और भारतीय शासकों की व्यवस्था में अंतर। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कर दीजिए। कंपनी ने पैदल एवं सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की बहाली की। सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। नए एवं अत्याधुनिक हथियारों जैसे मस्कट और मैच लॉक आदि से सुसज्जित किया गया। अपनी तोफ खानों को अत्याधुनिक के छोटे छोटे मोटे बदलाव करते रहे। ये थी कंपनी। अंतिम मुगल शासक का नाम बताइए जो शक्तिशाली था। औरंगजेब। मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर पड़ गया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई मुगल गवर्नरों ने अपने अपने 36 राज्यों की स्थापना शुरू कर दी, इसलिए मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर, अनुमति पत्र कंपनी को किसने दिया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। जो चार्टर था उसका मतलब होता है अनुमति पत्र। कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई? पुर्तगाली है। कौन पुर्तगाली आया? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत आया। पुर्तगाली अड्डा कहाँ था भारत में? गोवा में था। यूरोपीय शक्ति के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? सूती एवं रेशमी कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि। अंग्रेजी फैक्ट्री कारखाना की स्थापना कब हुई, कहाँ की गई? पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली नदी के तट पर की गई। फैक्टर किसे कहते हैं? कंपनी के व्यापारी हुगली नदी किनारे ही अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। समझिए, जो कंपनी के व्यापारी होते थे हुगली नदी किनारे से अपना काम चलाते थे, इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। और इसी फैक्टर से सब निकल के आ गया फैक्ट्री। गजब की बात है। अपनी इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पहली हुई? पहली 1651 में हुगली नदी के किनारे। फरमान क्या होता था? फरमान का अर्थ एक शाही आदेश होता था। बंगाल के पहले नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां। आखिरी नवाब नवाब सिराजुद्दौला कलाकार था। प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी पलासी यहाँ पलास के पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण पलासी पड़ा। उन्होंने प्लासी कर दिया। हम पलासी पढ़ते थे, पलास के फूल पाए जाते थे, इसलिए जगह नाम पलासी था। अली वर्दी खान की मृत्यु 1756 में।
बक्सर की लड़ाई 1764 में। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया था उसकी उम्र क्या थी, समझिए। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में मद्रास आया था, उसकी उम्र 18 वर्ष थी, एक नौजवान लड़का था बिल्कुल। क्या क्या उसने गुल खिलाया आप सभी को पता है। 18 साल के लड़के ने तो पूरे देश की दशा ही बदल दी थी। आया, सीखा, फिर आया। विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने की। प्लासी की जंग महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती, क्योंकि यह भारत में कंपनी की पहली लड़ाई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। बक्सर की लड़ाई किसके साथ हुई, मीर कासिम की हार हुई। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का। नवाब बनने का क्या मतलब था, किसे नवाब कहते हो। अंग्रेजों की गुलामी करना। सारी ताकत सत्ता कंपनी के पास ही होती थी, नवाब बनने का ये मतलब था। बस नवाबगिरी करो, तुम नवाब हो, तुम्हारे पास अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है, सब कुछ तो कंपनी का है, उसे नवाब कहते हैं भैया। किसी को चिढ़ाना हो तो नवाब कह लिया करना मन से। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, 4 मई 1799 में। मैसूर का राजा कब बना था, 1782 में। काजी का अर्थ क्या है, मुसलमानों में काजी शब्द का प्रयोग करते हैं। काजी एक न्यायाधीश होता है, उसका अर्थ ये। विलयन नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित था। अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाए तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो अंग्रेज उस राज को अपने में मिला लेते थे, समझो। ये तो विलय नीति थी। प्रेसिडेंसी किसे कहते थे, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बचे थे। जो प्रशासकीय इकाई थी उन्हें हम प्रेसिडेंसी कहते थे। उस समय कितनी और कौन सी प्रेसिडेंसियाँ थी, 3 थी मेन, बंगाल, मद्रास और मुंबई। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। महाभियोग किसे कहते हैं, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाए तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। वही मुकदमा उसे महाभियोग कहते हैं, अब देश में चलता है। वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा कब जारी किया, 1789, 90, 1 कब 90 1789 में। वह इंग्लैंड कब लौटा वॉरेन हेस्टिंग्स, 1785 में। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की। रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे और 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना पड़ा। बाद में उसे बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली, बहुत अच्छा किया। चन्नम्मा कौन थी, कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी। मृत्यु कब हुई, 1829 में जेल में हो गई। चन्नम्मा की जेल में मृत्यु कैसे हुई, जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने की कोशिश की तो रानी चन्नम्मा ने भी हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का क्या उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था, पहले व्यापार के उद्देश्य से, बाद में शासन कर लिया, अपने बना लिया। वाणिज्यिक शब्द का क्या मतलब है, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेच दिया जाए, मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाए, इसी प्रक्रम को वाणिज्यिक कहते हैं। सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कौन कौन से इलाके अपने कब्जे में कर लिए। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली ने उस समय नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसे अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। ये कहानी हुई। दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।